हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम हिंदू लॉ को इन डिटेल पूरा कवर करेंगे, जिसके अंदर हम हिंदू मैरिज एक्ट से स्टार्ट करके और हिंदू सक्सेशन एक्ट तक पूरा डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे 7531000390 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे अलग अलग एक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर, जिसको हम इन शॉर्ट HMA बोल देते हैं। कौन से ईयर का एक्ट है? 1955 का एक्ट है। अब जो मैरिज होती है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, इसको एक संस्कार माना गया, यानी कि सेक्रेमेंट माना गया है। और जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर होता है जहाँ पे एक मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट माना गया, इस तरीके से नहीं होता है। हिंदू लॉ के अंदर इसको एक संस्कार माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन शॉर्ट की जो मैरिजेज़ हैं, इनको 8 तरीके की मैरिजेज़ डिस्क्राइब की गई है हिंदू लॉ के अंदर, जिसमें से 4 जो होती हैं वो रेगुलर होती है, जिसको हम धर्मया बोलते हैं। और इसके अलावा जितनी भी होती हैं, जो बाकी 4 होती हैं, उनको इर्रेगुलर बोलते हैं और अधर्मया होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हिंदू लॉ के हिसाब से देखोगे, जो एंशंट हिंदू लॉ है उसके हिसाब से देखोगे, तो जो लाइफ पार्टनर की चॉइस होती है वो सिर्फ अपने ही धर्म के अंदर होती है। दूसरे धर्म में जाके, दूसरे रिलीजन या दूसरे कास्ट के अंदर जाके आप शादी नहीं कर सकते। जो पॉलीगैमी थी वो हिंदू सोसाइटी के अंदर अलाउड थी, लेकिन पॉलीएंड्री अलाउड नहीं थी। पॉलीगैंड्री यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ, और पॉलीएंड्री मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड। तो पॉलीगैमी अलाउड थी, पॉलीएंड्री अलाउड नहीं थी। ये शुरू की बात कर रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं होता। देन जो विडो रीमैरिज थी वो भी अलाउड नहीं थी हिंदू लॉ के अंदर। ठीक है, जो विडो रीमैरिज होती है वो भी अलाउड नहीं थी, परमिटेड नहीं थी। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ और अलग अलग चीज़ें हुई, और इसके चलते एक प्रोटेस्ट हुआ था जो कि सती प्रथा से रिलेटेड हुआ था 1829 के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था राजा राम मोहन राय का। और उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको एक तरीके से एबोलिश कराया, उसको एक तरीके का ऑफेंस डिक्लेयर कराया और सती प्रथा को बंद करवाया, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, इसके बाद फिर बहुत टाइम पे बहुत सारे एक्ट आते रहे। जैसे 1856 के अंदर आया, जिसके अंदर हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट लेके आया, जिसके थ्रू हिंदू विडोज़ की रीमैरिज को अलाउ किया गया। देन इंडियन पीनल कोड के अंदर जो पॉलीगैमी है, जैसा कि हमें पता है, उसको एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया, उसके लिए ऑफेंस बनाया गया। देन 1923 के अंदर हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया, और इसके अंदर इंटर रिलीजन जो मैरिजेस होती हैं हिंदूज़ के बीच में, उसको अलाउ किया। बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इन सब के अंदर लीगलाइज कर दिया उसको। देन 1929 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट लेके आए, जिसके थ्रू हमने जो चाइल्ड मैरिज होती है उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करी। ठीक है, देन हमने 1946 के अंदर हिंदू मैरिज डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट लेके आए, जिसके थ्रू हमने इंटर मैरिज को अलाउ किया। जैसे कि सेम कास्ट के अंदर जो इंटर सब डिविजन्स के अंदर होती है ना, जो सेम गोत्र या परिवार का होता है, उसके अंदर भी शादी जो है वो अलाउड करी। देन फिर फाइनली 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया। ठीक है, जो कि जिसको फिर पार्लियामेंट ने पास किया, और 18 मई 1955 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, और उसके थ्रू फिर ये हमारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता दूं, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की। हमें हिंदू लॉ कहाँ कहाँ से मिलता है, जो कि एक बोलते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज इसके माने जाते हैं। तो अगर आप जनरली देखोगे तो एक एंशियंट है और एक मॉडर्न है। तो एंशियंट कौन कौन से हैं? श्रुति, स्मृतिज। ठीक है, ये एंशियंट में आ जाती है। कमेंट्रीज़ और पुराण, ये सारे क्या किसके अंदर आ जाते हैं? एंशियंट के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप मॉडर्न के अंदर देखोगे तो मॉडर्न के अंदर आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, कस्टम एंड यूसेज, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको श्रुतिस के बारे में बता दूं। देखो, हम बहुत बेसिक समझ रहे हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्प हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। तो श्रुति क्या होती है? श्रुति जो है ये श्रु वर्ड से मतलब कि बना हुआ है। श्रु का मतलब होता है सुनना किसी चीज़ को। तो व्हाट इज़ हियर्ड, ये एक तरीके से श्रुति है। जो तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा माना जाता है कि जो भी कि वेद जो होते हैं उनको श्रुतिज माना गया, जो कि वर्ड्स ऑफ द गॉड होते हैं। जो डीटीज़ ने जो अपनी बातें बोली है, उनको हम ये मानते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरीके से प्राइमरी एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है, और अल्टीमेट एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी माना जाता है, और ये सबसे ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर श्रुतिज के अंदर आपके वेदास, वेदांग्स, उपनिषद, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। और मेन कौन से वेद हैं? जो हमारे 4 तरीके के वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, समरवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर हमें जो हमारे नेचर है उसके अंदर जो फोर्सेज हैं उनको प्रेस किया गया है। यजुर्वेद के अंदर रिचुअल्स बताए गए हैं। समावेद के अंदर प्रेयर्स बताई गई हैं। अथर्ववेद के अंदर मैजिक, स्पेल, इनकार्नेशंस, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी वेदास के अंदर, सॉरी श्रुतिस के अंदर आप बोल सकते हो, जिसके अंदर वेदास आ जाते हैं। देन हमारी सेकेंड जो चीज़ आती है वो कौन सी होती है?
स्मृतिज, ठीक है। स्मृतिज क्या होती है, व्हाट इज़ रिमेंबर्ड। स्मृति वर्ड का मतलब ये होता है व्हाट इज़ रिमेंबर्ड, जो चीज़ हमें याद रही। तो इसके अंदर क्या है कि भाई हमने क्या किया, जो हमारे ऋषिज थे या सेजिस थे, उन्होंने जो जो भी चीज़ें थी उनको एक तरीके से रिटर्न के अंदर लिख दिया ताकि हमें वो चीज़ें याद रहे। और फिर ये हमारी दो तरीके की स्मृतिज होती हैं जिसको हम आगे और क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्रोज फॉर्म में, एक पोएट्री फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी चीज़ें उनको याद रही जनरेशन वाइज, उन्होंने धीरे धीरे लिख के आगे बढ़ाते गए और धीरे धीरे वो हम तक पहुंच गई। तो अभी तक जो हमें सबसे ओल्डेस्ट स्मृति पता है वो मनुस्मृति है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है। तो अब ये दो तरीके से, प्रोज एंड पोइट्री के फॉर्म के अंदर, प्रोज स्टाइल के अंदर जो सी है उनको हम धर्म सूत्रास बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली इसके ऑथर्स अगर आप देखोगे तो गौतम, वशिष्ठ, ये सब इसके इनके ऑथर्स के अंदर आ जाते हैं। देन दूसरी जो पोएट्री स्टाइल के अंदर है उनको हम धर्म सूत्रास बोलते हैं, और इनके ऑथर्स के अंदर मनु, यजमकाल्य, नारदा, विष्णु, वृष्टपति, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे वेदास और स्मृतिस के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो जो वेदास होंगे वो प्रिवेल करेंगे, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो क्या आती है, कमेंट्रीज, ठीक है। तो कमेंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जिनको हम निबंध भी बोलते हैं। तो एक तरीके से जितनी भी हमारी स्मृतिज हैं तो उनको एक तरीके से इंटरप्रेटेट किया गया है ताकि जो भी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं वो सॉल्व होकर हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमें करना क्या होता है, ठीक है। उनको हम निबंध बोल देते हैं। देन हमारे पुराण्स आ जाते हैं। पुराण्स भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर। ये हमें ना एक तरीके से एग्जाम्पल दे के इंस्टांसेस की एप्लीकेशन को बताते हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ों को अप्लाई करना है थ्रू एग्जांपल्स। और कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी बोला गया कि आप इनको एज अ फिफ्थ वेद भी ट्रीट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है पुराण्स की भी। तो ये हो गए हमारे एंशियंट सोर्सेज। देन हमारे मॉडर्न के अंदर आ जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस। तो जैसे आपके जितने प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो कोर्ट के द्वारा डिसीजंस दिए जाते हैं, प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, या इस तरीके की जो भी इनके डिसीजंस आते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। देन लेजिस्लेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है, हमारी पार्लियामेंट लॉ पास करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप देखोगे समय समय पे अलग अलग लॉज पास किए गए हैं, जैसे कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ नेटिव कन्वर्ट मैरिज एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल डिसेबिलिटीज़ एक्ट, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, हिंदू वुमेंस राइट्स ऑफ टू प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत सारे एक्ट इस तरीके से पास हुए। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो अभी हमने जो से पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1956 वाला, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला, सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये चार हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सोर्स आता है वो आता है हमारा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज, ठीक है। तो जो भी एक तरीके से जज को फेयर लगता है उसके ओपिनियन के अंदर, मोस्ट फेयर जो लगता है, इक्विटेबल लगता है उनके ओपिनियन के अंदर, उस हिसाब से वो डिसीजंस देते हैं, ठीक है भाई। जहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट है स्मृतिज में या और लॉस के अंदर तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज को फॉलो करके अपना डिसीजन दे देते हैं। एंड देन आ जाते हैं कस्टम्स। कस्टम्स होते हैं, कस्टम एंड यूसेज होते हैं जो कि बहुत टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, पर्टिकुलर क्लास के अंदर, पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर, और बहुत लॉन्ग यूसेज है उसका, तो उसको फिर हम एक तरीके से फोर्स के अंदर ले आते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज है हिंदू लॉ के, ठीक है। देन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हो, हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है। तो अगर आप देखोगे तो दो तरीके से हिंदूज होते हैं, एक होते हैं हिंदू बाय रिलीजन और एक होते हैं मतलब हिंदू बाय बर्थ और हिंदू बाय कन्वर्जन। मैंने रिलीजन बोल दिया तो होता ही है, हिंदू बाय बर्थ एंड हिंदू बाय कन्वर्जन, दो तरीके से हिंदू बना जाता है, ठीक है। तो जितने भी अब ये जो हम एक्ट पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये चार एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हिंदू का मतलब क्या बताया गया, जब आप पढ़ोगे सेक्शन 3 के अंदर ये बता देता है आपको कि कौन हिंदू है, किसको ट्रीट किया जाएगा एज ए हिंदू इस एक्ट के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति जो कि वैश्य समाज से हो, लिंगायत समाज से हो, ब्राह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज से हो, वो सब हिंदू हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख, वो भी हिंदू की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये जो कि इस टेरिटरी के अंदर है, जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है और वो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, तो उसको भी हम कैसे ट्रीट करेंगे, हिंदू ही ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति को हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख मानेंगे अगर वो क्या है,
कोई भी चाइल्ड है लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट जिसके दोनों ही पेरेंट जो हैं इनमें से किसी रिलीजन के हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के हैं, तो उनको हिंदू ही माना जाएगा। इसी तरीके से कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है जिसके दोनों ही पेरेंट्स, फादर एंड मदर, हिंदूज़ हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं रिलीजन के द्वारा, तो उनको भी हम यही मानेंगे। देन कोई भी चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, जिसके एक पेरेंट्स चाहे फादर या मदर दोनों में से कोई भी हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो रिलीजन के द्वारा, और वो जो उसका ब्रॉटअप हुआ उस बच्चे का वो एज अ मेंबर ऑफ उस ट्राइब के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हुआ हो जिसके अंदर हिंदू रिलीजन को फॉलो किया जाता हो, ठीक है, दोनों पेरेंट्स में से जो उन सभी हिंदू था उसके साथ एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रॉटअप हुआ हो। एंड इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो कि कन्वर्ट हुआ हो या रिकन्वर्ट हुआ हो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के अंदर, तो इन सब लोगों को हम क्या मानेंगे, हिंदू बाय कन्वर्जन मानेंगे, जो लास्ट वाला बताया, बाकी सारे हिंदू बाय बर्थ हो जाएंगे। तो ये दो तरीके से हिंदू मान जाते हैं और इन चारों एक्ट के अंदर यही लोग जो हैं इनको हिंदू की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब क्या आपके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होने के लिए क्या आपको ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जो कि हिंदूज़ के अंदर दी जाती है कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है? तो ऐसा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ एकदम सारी प्रैक्टिसेस इन डिटेल फॉलो ही करनी है। अगर आप एक हिंदू फैमिली के अंदर बॉर्न हो रहे हैं या कन्वर्ट होकर भी हिंदू बन रहे हैं और सारी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करें, इवन देन आपके ऊपर हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आप हिंदू ही कहलाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। तो वो सारे लोग के ऊपर हिंदू लॉ ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अब मैंने आपको शुरू में भी बताया कि नेचर ऑफ हिंदू लॉ क्या है, कि भाई हम ऐसा मानते हैं कि ये एक तरीके से जो बोला जाता है हिंदू लैंग्वेज के अंदर कि दिस इज़ द यूनियन ऑफ फ्लैश विद फ्लैश, बोन विद बोन, इस तरीके से बोला जाता है। एक हस्बैंड को हाफ माना जाता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, तो यानी कि एक बॉय की शादी होना ज़रूरी है, इसलिए वुमेन को अर्धांगिनी बोला जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की शादी होना ज़रूरी होता है, ऐसा बोला जाता है। और अ वुमेन इज़ हाफ ऑफ हर हस्बैंड एंड कंप्लीट हिम, तो वो एक जो वुमेन होती है वो एक हस्बैंड की हाफ होती है और वो उसको पूरा करती है, इस तरीके की बातें बोली जाती है, ठीक है। देन अगर अब हम देखें कि जो मैरिज की बात होती है कि एक मैन और वुमेन के बीच में जो शादी होती है, तो उसके लिए हमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 3, सेक्शन 5 इनको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अंदर हमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर आप इन चीज़ों को पूरा करोगे तो ही आपकी मैरिज जो है वो सही मैरिज मानी जाएगी। तो उसके लिए अभी हम वैलिड, वॉइड, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे। पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, एसेंशियल कंडीशंस जिनको हम बोलते हैं एक मैरिज के अंदर, ठीक है। इस HMA होने के बाद, हिंदू मैरिज एक्ट होने के बाद हम आगे भी करेंगे, तो अब आप इसके अंदर कंटिन्यू बने रहिए। अब क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हमें एसेंशियल कंडीशन सेक्शन 5 के अंदर दे रखी है कि जिस वक्त उनकी शादी हो रही हो, हस्बैंड या वाइफ की, मतलब दोनों में से किसी की भी, मतलब जब वो शादी कर रहे हैं आपस में दोनों, तो उनका दूसरा कोई स्पाउस लिविंग ना हो। यानी कि अगर A B से शादी कर रहा है, मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ बन रही है, तो उस वक्त पे A की कोई और वाइफ नहीं होनी चाहिए और B का कोई और हस्बैंड लिविंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी पहले शादी हो रखी थी लेकिन पहले हस्बैंड की पहली वाइफ की डेथ हो गई, तो ये दूसरी शादी कर रहा है, तो वो माना जाएगा। लेकिन अगर इसकी अलाइव है वाइफ तो सेकंड मैरिज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वो इवन ऑफेंस भी हो जाएगा, जो IPC के अंदर आ जाता है वो ऑफेंस भी मान लिया जाएगा। इसी तरीके से और क्या कंडीशन है कि जिस वक्त शादी हो रही है दोनों में से कोई भी पार्टी जो है, यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो इनकैपेबल ना हो वैलिड कंसेंट देने के लिए, ठीक है। जैसे कि उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ना हो, तो इसलिए वो इनकैपेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से वो हर एक तरीके से कैपेबल होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से वो सफ़र ना कर रहे हों, ठीक है। और किसी भी इंसैनिटी, एपिलेप्सी, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर वो ये वाली कंडीशन हमारी ब्रीच हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि जो ब्राइड रूम है, यानी कि जो दूल्हा है उसकी एज 21 ईयर्स हो जानी चाहिए और जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। ये अभी भी 21 और 18 ही है। 18 को 21 जो करने की बात आ रही थी न्यूज़ के अंदर, वो ये है कि अभी उसको कंसीडर किया जाएगा, अभी वो 21 हुई नहीं है। तो फॉर वुमेन इट इज़ 18 एंड फॉर मैन इट इज़ 21, ठीक है। देन जो पार्टीज़ हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आखिरी चीज़ की वो सेम पिंड के नहीं होने चाहिए, सपिंड नहीं होने चाहिए, सपिंडाज नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी टू गेट मैरिड एज़ पर हिंदू लॉ, अगर एक मैन और वुमेन को शादी करनी है। और ये चीज़ भी होती है अगर एक मैन और वुमेन बहुत टाइम से सेम रूफ के अंदर कोहेबिट कर रहे हैं, सेम छत के नीचे रह रहे हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स से, तो लॉ जो है ना वो प्रिजम्पशन मान लेता है कि वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और वो हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। तो इसके अंदर आपका सुरुत्यान वाला केस आता है, SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुत्यान AIR 1992 का, तो उसके अंदर ये चीज़ हमें बोली गई थी, ठीक है। अब अगर मान लो कोई
इस कंडीशन को कॉन्ट्रावीन करता है। मान लो आपकी जो थर्ड वाली कंडीशन थी कि भाई आपकी एज 21 या 18 होनी चाहिए और आप उसको कॉन्ट्रावीन भी कर देते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो शादी आपकी वैलिड ही रहेगी। उसके लिए जो पनिशमेंट है वो आपको दी जा सकती है, लेकिन मैरिज आपकी वैलिड रहेगी। लेकिन आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर मैरिज कर लेते हो या सस्पेंडेड रिलेशनशिप के अंदर कर लेते हो तो वो जो मैरिज होती है वो फिर आपकी वॉइड बन जाती है। तो अभी वॉइडेबल क्या है उसको हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। देन सेरेमनीज़ ऑफ हिंदू मैरिज आ जाती है कि क्या सेरेमनीज़ करनी पड़ती है। तो सबसे मेन जो सेरेमनी होती है जो भी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज़ दी गई हैं ईदर पार्टी की, वो आपको परफॉर्म करनी होती है। और सबसे मेन चीज़ होती है सप्तपदी जिसको बोलते हैं, 7 स्टेप्स जो लिए जाते हैं सेकेंड फायर के सामने। तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 7 स्टेप कंप्लीट होता है तो ये मान लिया जाता है कि शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहली चीज़ आपको मोनोगैमी होनी चाहिए, यानी कि एक कोई भी आपका हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए पहले से ही। सैनिटी होनी चाहिए, यानी कि माइंड जो है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। देन एज ऑफ पार्टीज ऑफ मैरिज, यानी कि 21 और 18 साल की एज होनी चाहिए। आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री और सपेंडा के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो आपकी मैरिज जो है सब तरीके से वैलिड मानी जाएगी। अब एक केस आया था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का 2006 का, जिसके अंदर जो मैरिज होती है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेबल बोल दिया कि आपको अपनी जो मैरिज है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेबल करना ही पड़ेगा। तो आफ्टर 2006 जितनी भी मैरिज हुई वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है और उससे पहले भी जो मैरिज हुई है उनको भी आपको रजिस्टर करवाना ही है, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड है, अगर आप नहीं कराओगे उसके बाद फाइन लगना शुरू हो जाता है कि अगर आप नहीं कराते तो। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा देख लें कि प्रोहिबिटेड डिग्री अंडर हिंदू लॉ क्या बताया गया है, तो सेक्शन 3G हमें बता रखा है, जो सेक्शन 3G है उसके अंदर हमें बता रखा है कि क्या होता है। और सपेंडर रिलेशनशिप 3F के अंदर बता रखा है। तो सपेंडर रिलेशनशिप बता रखा है कि जो 3rd जनरेशन तक है आपकी मदर के साइड की, उसके अंदर आपको शादी नहीं करनी, और जो 5th जनरेशन तक है फादर की साइड की, उसके अंदर शादी नहीं करनी। तो सपेंडर रिलेशनशिप के अंदर हो जाता है और आप सेक्शन 5 के जो 5th वाला क्लोज है उसको वायलेट कर देते हो। और अगर आप से वो बोलो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो 3G के अंदर बता रखा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, उसको आप रीड कर सकते हो एक बार। जैसे कि एक व्यक्ति अपना ही लीनियर असेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, वाइफ ऑफ ब्रदर और फादर्स और मदर्स ब्रदर्स और ग्रैंडफादर्स, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सारी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप जो होते हैं हाफ यूट्रन ब्लड या फुल ब्लड के जो रिलेशनशिप हो गए, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप हो गए, ठीक है, रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो इनके अंदर शादी करना जो है प्रोहिबिट की गई है। अच्छा, फुल ब्लड हाफ ब्लड क्या होता है? ये होता है कि भाई अगर दो लोग जो हैं फुल ब्लड के रिलेशन के अंदर माने जाएंगे जब उनके जो एंजेस्टर्स हैं वो सेम वाइफ से, यानी कि उनकी मदर जो है सेम होनी चाहिए। और हाफ ब्लड माने जाते हैं जब उनकी वाइफ जो है डिफरेंट है, यानी कि अगर ए है उसकी 2 वाइफ्स हैं तो उनके दोनों वाइफ से जो अलग अलग बच्चे हो रहे हैं वो आपस में किस रिलेशन में मान जाएंगे? हाफ ब्लड में। लेकिन ए जो है उसकी सेम वाइफ से जो बच्चे हो रहे हैं वो कैसे माने जाएंगे? फुल ब्लड के रिलेशन के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर शादी नहीं होनी चाहिए। देन हम कॉन्जुगल राइट्स को देखते हैं, सेक्शन 9 के अंदर आते हैं, जो HM में है उसका। देखो हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, आपका कोई रिवीजन हो रहा है इसके अंदर, आप ये मत कहना कि बहुत डिटेल में नहीं बताया, उसके लिए आप डिटेल वाली वीडियोस देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, हमें पूरा करना है, बट आपकी एग्जाम टाइम में आई एम श्योर कि आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप इसको भी देख लोगे तो सेक्शन 9 जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताता है, जहाँ पे दोनों में से कोई भी, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के दूसरे व्यक्ति की सोसाइटी में से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि अलग होकर रहते हैं। तो जो व्यक्ति एग्रीव्ड है, यानी कि जिससे अलग होकर रहा जा रहा है, वो क्या कर सकता है? पिटीशन लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, किस चीज़ के लिए? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति बात बोल रहा है बिल्कुल सही है जो इसने पिटीशन के अंदर बोली है, और कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट नहीं होनी चाहिए, तो फिर कोर्ट डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पास कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि भाई अब दूसरा व्यक्ति आपसे दूर जाकर रह रहा है तो उसको भाई मैरिज के अंदर तो साथ में रहना होता है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि आप साथ में आकर रह लो। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन राइज हो गया कि भाई ये सेक्शन 9 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये हमारे आर्टिकल 21, 14, 19 का वायलेशन करता है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला टी सरेचा वर्सेस टी वेंकटा सुभैया AIR 1983 के क्वेश्चन बोला कि हाँ ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके ही नेक्स्ट ईयर सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा AIR 1984 का केस है, उसके अंदर बोला कि नहीं ये हमारे आर्टिकल 21, 14, 19 को वायलेट नहीं कर रहा। और एक मैरिज के अंदर ये एक कंडीशन होती है कि भाई मैरिज होती है इसलिए कि आपको एक साथ आके रहना है, तो किसी भी तरीके से आपके आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट नहीं कर रहा,
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। एंड अब आप यहाँ पे हमने देखा कि भाई उसके पास कोई लीगल रीजंस होने चाहिए, कोई वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए जिस वजह से वो अलग जाके रह रहा हो या रह रही हो, दोनों में से कोई भी। तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि भाई दूसरा व्यक्ति इनडिसेंट बिहेवियर करता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, जैसे हस्बैंड ड्रिंक करता है बहुत ज़्यादा, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं निभाता, और अननेचुरल ऑफेंसेस करता है वाइफ के साथ, मैरिटल इंटरकोर्स करता है, रिफ्यूज़ कर देता है मैरिटल इंटरकोर्स से, और उसके अंदर कोई इस तरीके से इनसैनिटी हो गई है, या उन्होंने खुद ही एग्रीमेंट कर लिया कि हम अलग अलग रहेंगे, या मिसकंडक्ट हो रहा है एक तरफ से, मतलब क्रूअलिटी हो रही है तो हस्बैंड या वाइफ की तरफ से। तो ये सारी रीजंस होती हैं जिस वजह से दूसरा व्यक्ति अलग रह सकता है। अगर ये सब रीजंस होते हैं तो फिर वहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास नहीं होती कोर्ट के द्वारा। और सेक्शन 10 के अंदर हमारा जुडिशियल सेपरेशन आ जाता है, जो कि हम डिवोर्स के साथ ही देख लेंगे क्योंकि उनके ग्राउंड सेम ही होते हैं। उससे पहले वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को देख लेते हैं। वॉइड जो है आपका सेक्शन 11 के अंदर बता रखा है, ठीक है, और वॉइडेबल जो है आपको सेक्शन 12 के अंदर बता रखा है। तो वॉइड मैरिजेस कौन सी होती है कि कोई भी ऐसी शादी जो कि इस एक्ट के कमेंस होने के बाद हुई है वो वॉइड होगी अगर उसके अंदर आपने जो सेक्शन 5 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज को वायलेट किया, यानी कि अगर आपका कोई हस्बैंड या वाइफ लिविंग था उस वक्त जब आपने शादी की, ठीक है, या फिर आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर थे, या फिर आपने सपेंड के अंदर शादी की है, तो आपकी जो मैरिज है वो क्या मानी जाएगी, डिक्लेयर टू बी नल मानी जाएगी, उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। 5-1, 5-3 और 5-4 और 5-5 ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी शादी को वॉइड मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर इस तरीके से शादी होती है तो आप कोर्ट में जाके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो और अपना आप डिवोर्स ले सकते हो, जैसे जो भी चीज़ करनी है। देन वॉइडेबल मैरिज जो है सेक्शन 12 के अंदर बता रखी है। वॉइडेबल का मतलब यही होगा कि आपकी इच्छा आप चाहते हो ख़त्म करा सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं करा सकते। तो अगर आप कराते हो उसको तो फिर वो आपकी एनुअल हो जाएगी और आपको नलिटी की डिग्री मिल जाएगी। तो उसके अंदर क्या ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है उसके अंदर, तो मैरिज कंज्यूम नहीं हो पा रही, इस बेसिस पे आपकी वॉइडेबल है। अब आपकी मर्जी है, रहना है रहो, साथ नहीं रहना तो फिर आप डिवोर्स ले लो। या आपने क्लॉज 2 को वॉयलेट किया था सेक्शन 5 के, जिसके अंदर वो इंसैनिटी, लेपर्स, ये सब चीज़ें थी, तो अब आपकी इच्छा है, चाहते हो रहो, नहीं चाहते तो मत रहो, ठीक है। और जब जिस वक्त शादी हो रही थी उस वक्त रिस्पोंडेंट जो थी वो क्या थी, मैरिड थी किसी और व्यक्ति से, ठीक है, पिटिशनर के अलावा, तो वहाँ पे वो वॉइडेबल है कि इच्छा है, आप चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं चाहते तो आप छोड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस बेसिस पे आपकी शादी जो है वॉइडेबल मैरिज बन जाती है। और भी कुछ ग्राउंड हो सकते हैं वो आप इन डिटेल देख सकते हो सेक्शन 12 के अंदर, बट ये बेसिक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जो मैरिज होती है वो वॉइडेबल हो सकती है। देन अगर हम सेक्शन 13 पे आए तो सेक्शन 13 के अंदर हमें डिवोर्स के बारे में बता रखा है, और यही सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के भी होते हैं। तो सेक्शन 13 के अंदर हमें इन डिटेल बता रखा है कि किन किन बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो जैसे कि एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिसर्शन, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, इंसैनिटी, इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेपर्सी, वेनरल डिजीज़ हो जाती है, रिनंसिएशन, डिसअपियरेंस, ठीक है, या कोहिबिटेशन के ना होने के कारण आप लोग जो है मैरिज को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर जो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन हुई थी सेक्शन 9 के अंदर उसको आपने कंप्लाई नहीं किया, तो ये सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं डिवोर्स के। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल होते हैं सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंदर। भाई जो हस्बैंड है उसने री मैरिज कर लिया, या फिर जो हस्बैंड है उसने रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी की है हस्बैंड के पार्ट के ऊपर, या डिक्री ऑफ मेंटेनेंस पास हो गई वो नहीं उसको कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर जो शादी थी वो लड़की की 15 साल से उम्र से पहले हो गई थी और वो उसको 18 से होने से पहले उसको रेप्यूडिएट कर देती है। तो ये सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं जो पर्टिकुलरली वुमेंस के पास होते हैं कि वो उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकती है। एंड देन हमारा सेक्शन 13B पर्टिकुलरली बात करता है जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों आपसी सहमति से अपना डिवोर्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन पास होता है। तो फर्स्ट मोशन जैसे जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है उस वक्त पास होता है, एंड देन कोर्ट 6 से लेकर 18 महीने तक का टाइम देता है कोर्ट को, जो भी ठीक लगता है कि आप लोग अगर वापस आना चाहते हो, सही से रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी शादी जो है वो सबसिस्ट नहीं करती हो, सही से नहीं रिलेशन के अंदर आ पाते, तो फिर आफ्टर 6 मंथ्स उसके अंदर क्या हो जाता है, उनको डिवोर्स दे दिया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्रूएलिटी भी एक बहुत मेजर ग्राउंड होता है जो कि नॉर्मल डिवोर्स के अंदर होता है। तो क्रूएलिटी जो है उसके अंदर क्रूएलिटी कैसी भी हो सकती है, मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी, किसी भी तरीके की क्रूएलिटी हो सकती है, ठीक है। देन
आपका डिवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन की बात जैसे मैंने अभी की थी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मतलब एक मेजर डिफरेंस होता है कि भाई डिवोर्स के बाद अब आपकी शादी खत्म हो गई, अब आपके पास राइट्स नहीं रहेंगे दोनों के बीच में, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के पास अभी भी आपके पास राइट्स होते हैं कि आपकी शादी जो है टेम्प्रेरीली सस्पेंड होती है, अगर आप चाहें तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर वापस आके अपनी शादी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। देन मेट्रोमोलियन जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर जुरिस्डिक्शन किसके पास रहती है, कौन से कोर्ट के अंदर आपको एप्लीकेशंस लगानी होती है, वो सेक्शन 19 ऑफ एचएमए के अंदर दे रखा है। तो अब यहाँ पे कुछ हमें जगह बता रखी हैं, जैसे कि जहाँ पे आपकी मैरिज सोलेमनाइज हुई थी वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है। या फिर जो रिस्पोंडेंट है जिस वक्त वो पिटीशन लगा रहा है वहाँ पे वहाँ जहाँ पे भी वो रह रहा है वहाँ पे सूट फाइल हो सकता है। या दोनों लोग जहाँ पे लास्ट रिजाइड किए थे टुगेदर, जहाँ पे दोनों साथ में रह रहे थे, वहाँ पे आप पिटीशन लगा सकते हो। ठीक है। और अब जो है 2003 की अमेंडमेंट के बाद जहाँ पे वाइफ रह रही है वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, मतलब कोई भी जो आपको एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी है वाइफ ही करेगी फिर, तो वहाँ पे भी आप प्रेजेंटेशन की जा सकती है। ठीक है। तो ये सारी प्लेसेस के ऊपर आप पिटीशन लगा सकते हो। तो मेनली ये चीज़ें आती है हमारी एचएमए के अंदर, और मेंटेनेंस की बात हो जाती है 24, और जो कस्टडी लेने की बात हो जाती है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। बट ये जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन हम आते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर, जिसको हम इन शॉर्ट HAMA बोल देते हैं। एक आपका HMA है, वो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, और HAMA क्या हो जाता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये कौन से ईयर का है, 1956 का। HMA कौन से ईयर का है, 1955 का। तो ये ईयर आप याद रखना कि कौन से ईयर का कौन सा एक्ट है। तो अब होता क्या है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक एडॉप्शन और एक मेंटेनेंस के बारे में बात हो रही है। तो पहले एडॉप्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो अब एडॉप्शन के लिए कुछ रिक्विजाइट्स हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ते हैं, तो कोई व्यक्ति जो है एडॉप्शन कर सकता है। ठीक है। एडॉप्शन होता क्या है कि भाई एक स्ट्रेंजर को आप बाय बर्थ, मतलब कि जब वो पैदा होता है तभी आप उसको प्रिविलेजेस दे देते हो, जो कि आप एक अपने खुद के बच्चे को देते हो। वो अब खुद का बच्चा नहीं होता, किसी और के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, खुद ले लिया जाता है, और उसको बचपन से ही वैसे ही बड़ा किया जाता है जैसे कि वो खुद का बच्चा हो, तो उसको हम एडॉप्शन होना बोल देते हैं। तो इसके कुछ प्री रिक्विजाइट्स हैं जो कि पूरे करने पड़ते हैं, तभी एक वैलिड एडॉप्शन मानी जाती है। देखो 4 चीज़ें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए इस एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 6 के अंदर दे रखी है। वो हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है वो इस कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए कि वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो पर्सन अडॉप्शन के लिए दे रहा है उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अडॉप्शन के अंदर उस बच्चे को दे सकता है। तीसरी चीज़, जिस बच्चे को दिया जा रहा है वो इस कैपेबल होना चाहिए कि वो अडॉप्शन में दिया जा सकता है। तो ये भी और ये भी तीनों कैपेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है, जिसको हम चौथा बोल देते हैं, कि कोई और कंडीशन जो कि लगाई जाएंगी इस चैप्टर के हिसाब से, यानी कि जो हमारा ये वाला मेंटेनेंस वाला एडॉप्शन वाला एक्ट है इसके हिसाब से, तो वो कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। और सेक्शन 6 कहीं पे भी ये नहीं रोकता कि आप एक ल्यूनेटिक पर्सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी ल्यूनेटिक पर्सन को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या कैपेसिटी है जब जो व्यक्ति एडॉप्शन में लेने जा रहा है। अब मान लो जो व्यक्ति एडॉप्शन लेने जा रहा है वो कौन है, मेल हिंदू है। तो कोई भी मेल हिंदू जो होता है, जो कि साउंड माइंड का होता है और वो अपने आप में माइनर नहीं होता, वो किसी भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर उस मेल हिंदू की वाइफ अगर लिविंग होती है तो वहाँ पे उसको वाइफ की कंसंट लेनी पड़ती है। और कब नहीं लेनी पड़ती वाइफ की कंसंट, कि भाई उस वाइफ ने अगर वर्ल्ड को रिनंस कर दिया या फिर वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो इस सिचुएशन के अंदर वाइफ की कंसर्न नहीं लेनी पड़ती। या फिर वाइफ जो है अनसाउंड माइंड की, तो यहाँ पे आपको नहीं लेनी, अदरवाइज आपको वाइफ की कंसर्न लेनी पड़ेगी अगर वो हिंदू मेल मैरिड है। तो अगर मैरिड नहीं है तो फिर वो कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर मान लो उस व्यक्ति की जो कि अडॉप्ट कर रहा है एक से ज़्यादा अगर वाइफ्स हैं तो सबकी कंसर्न फिर लेनी पड़ेगी। ठीक है। देन अगर हम फीमेल हिंदू के बारे में देखें तो फीमेल हिंदू भी किसी भी बच्चे को, सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकती है। और वो फीमेल हिंदू जो अडॉप्ट कर रही है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई फीमेल अनमैरिड भी है तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे ये नहीं लिखा कि उसका मैरिड होना ज़रूरी है, जैसे मेल के लिए ऐसी फीमेल के लिए। लेकिन अगर मान लो कि अगर वो वुमेन मैरिड है और फिर वो किसी को अडॉप्ट कर रही है, तो फिर वहाँ पे जो उसके हस्बैंड हैं उनकी उसको कंसर्न लेनी पड़ेगी। जैसे हस्बैंड को लेनी पड़ रही थी, जैसे मेल को लेनी पड़ रही थी वाइफ की, ऐसी वाइफ को भी हस्बैंड की लेनी पड़ेगी कंसर्ट। ठीक है। अब ये बात हो गई आपकी कि कौन व्यक्ति किसके पास कैपेसिटी होती है एडॉप्शन की। अब पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एडॉप्शन, की कौन व्यक्ति जो है एडॉप्शन दे सकता है।
ठीक है, पहले लेने वाले की बात हो रही थी कि कौन एडॉप्शन ले सकता है, अब कौन दे सकता है एडॉप्शन। तो कोई भी व्यक्ति, सिर्फ कौन कर सकता है, जो उस बच्चे के फादर हैं, मदर हैं या गार्डियन है उस चाइल्ड के, उन्हीं के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो उस बच्चे को एडॉप्शन के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोनों ही बच्चे, जो बच्चा है उसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई, यानी मदर भी नहीं है और फादर भी नहीं है, उनकी डेथ हो गई, या फिर मान लो कि उनके जो मदर फादर है उन्होंने कम्प्लीटली एंड फाइनली इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया है, या फिर ऐसा भी होता है ना कि कई लोग अपने बच्चों को अबेंडन कर देते हैं, खुद ही त्याग देते हैं, तो ऐसी चीज़ कर दी है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी उस व्यक्ति के गार्डियन है, उस बच्चे के जो चाइल्ड के गार्डियन है, तो उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो कोर्ट की परमिशन से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एडॉप्शन के अंदर दे सकता है। और ये जो एडॉप्शन है, जनरली कोर्ट ये इस चीज़ को कंफर्म कर लेता है कि भाई अगर कोई एडॉप्शन के अंदर दे रहा है और कोई व्यक्ति उसको एडॉप्शन में ले रहा है तो ये तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए, तो कोर्ट इस चीज़ को कंफर्म करता है। ठीक है, तो कल को आप भी जज बनते हो, आपके सामने भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो आपको इस चीज़ को कंफर्म करना है कि ये जो चीज़ है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए है। और यहाँ पे जो हमने वर्ड फादर मदर यूज़ किया था ना, ये एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर के लिए नहीं है ये बात कि भाई मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, अब मैं उसको आगे फिर एडॉप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो मैं कैपेबल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, देन हमारे सामने आ जाता है कि कौन व्यक्ति को एडॉप्ट किया जा सकता है, मतलब पर्सन कैपेबल ऑफ बीइंग एडॉप्टेड। भाई किसको एडॉप्शन में दोगे, किस बच्चे को एडॉप्शन में दोगे, तो अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि सबसे पहली बात, जो बच्चा या बच्ची है, सबसे पहली बात वो हिंदू होनी चाहिए या होना चाहिए। दूसरी चीज़ की पहले से ही उसको किसी ने अडॉप्ट ना कर रखा हो। ठीक है, इसलिए ये रोका गया एक तरीके से, कहीं नहीं तो लोग अडॉप्ट कर करके इसको एक तरीके से मिस यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, तो पहले से उसका अडॉप्शन ना रखा हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई है एडॉप्शन ना हो रखा हो, वो हिंदू हो। तीसरी चीज़ कि वो पहले से मैरिड ना हो जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है। हाँ, अगर कस्टम है, यूसेज है इस तरीके का कि कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपकी लोकेलिटी के अंदर, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी मैरिड मतलब जो मैरिड व्यक्ति है या मैरिड लड़की है लड़का है, उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। और चौथी चीज़ कि उस बच्चे को जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो उसकी एज जो है 15 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, तो 15 साल से कम की उम्र में ही कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे यूसेज के अंदर या इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप करते हैं उस सोसाइटी के अंदर, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ ये चार चीज़ें होनी चाहिए, तभी उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस भी है जो कि हमने चौथी बात देखी थी कि एडॉप्शन के वक्त होनी चाहिए। तो अदर कंडीशंस के अंदर क्या आ जाती है, अगर मान लो किसी सन को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो जो उसके अडॉप्टिव फादर या मदर हैं जिनके द्वारा भी अडॉप्शन किया जा रहा है, उनका पहले से कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, या बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए। 3 जनरेशन तक रोक दिया है। अगर इनमें से कोई भी लिविंग है तो फिर वो जो फादर मदर हैं वो एडॉप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी डॉटर का एडॉप्शन करने जा रहे हो, तो जो कि एडॉप्टिव फादर और मदर है, यानी कि जो एडॉप्ट कर रहे हैं उस डॉटर के, उनका भी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए। तो 2 चीज़ों पे रोका गया कि खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए या बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो अगर इस तरीके से अगर किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज़ होगी। तो आगे और क्या कंडीशन बताइए कि अगर मान लो कि कोई मेल जो है वो एडॉप्शन करने जा रहा है, ठीक है, और वो किसको अडॉप्ट कर रहा है, एक फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एडॉप्टिव फादर है यानी कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट 21 ईयर्स बड़े होने चाहिए उस बच्चे से जिसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई फीमेल किसी को अडॉप्ट करने जा रही है और वो ऐसे व्यक्ति को अडॉप्ट कर रही है जो कि मेल है, यानी वो बच्चा मेल है, तो यहाँ पे उस बच्चे के और मदर के बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, और एक सेम चाइल्ड को 2 या 2 से ज़्यादा बारी अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो साइमल्टेनियसली 2 व्यक्ति अडॉप्ट कर रहे हैं या इस तरीके से हो रहा है, तो ये चीज़ें अडॉप्शन नहीं होती, एक सिंगल व्यक्ति करेगा, मतलब हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किस चीज़ से रिलेटेड बात, एडॉप्शन से रिलेटेड बात हो गई। अब एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है, ये हमें सेक्शन 12 के अंदर दे रखा है इसी एक्ट के, कि जब एडॉप्शन होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो अपनी नेचुरल फैमिली से निकल के एडॉप्टिव फैमिली का, मतलब जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली का पार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी सभी पर्पसेस होंगे सभी के लिए वो एडॉप्टिव जो फैमिली है, फादर मदर है, उन्हीं का पार्ट माना जाएगा वो बच्चा। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं चीज़ों पे रोक लगाई जाती है कि ये चीज़ें अभी भी वो अपनी पिछली फैमिली के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड जो है मैरी नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति से
जो कि वो होता है ना, जो हम पढ़ते हैं कि भाई इन रिलेशंस के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो अभी हमने देखे थे, जो कि उसके नेचुरल फैमिली के साथ है, जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ था, अभी भी उस फैमिली के प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स के अंदर वो शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो भी प्रॉपर्टी उसको एडॉप्टेड चाइल्ड को अपनी नेचुरल फैमिली में से, मतलब बर्थ वाली फैमिली से मिलेगी, तो उसके अंदर उसका अभी भी राइट बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जो इफेक्ट है एक तरीके से सेक्शन 12 के अंदर में बता रखा है। देन अगर हम मेंटेनेंस की बात देखें तो हमें सेक्शन 18 के अंदर बता रखी है मेंटेनेंस की बात। जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिलती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से। तो ये मेंटेनेंस आपको और भी जगह पे देखने को मिल जाएगी, एचएमए में देखने को मिल जाती है, सीआरपीसी में देखने को मिल जाती है सेक्शन 125 के अंदर। तो आप एक ही जगह से मेंटेनेंस ले सकते हो, ये नहीं कि तीनों जगह से आप मेंटेनेंस ले रहे हो। अगर आप ले रहे हो तो फिर आपकी जो पहली जगह से मिल रही है, जब दूसरी जगह पे आपको मेंटेनेंस दी जाएगी तो पहले कंसीडर किया जाएगा कि वहाँ पे आपको एनफ मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर कुछ कमी होगी तो सिर्फ उतनी ही और दी जाएगी जितना कोर्ट को लगेगा कि हाँ इतनी और मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो बार आप पूरा अमाउंट लेने लग जाओगे। तो अब वाइफ जो होती है वो इंटाइटल्ड होती है कि उसका हस्बैंड जो है उसको उसकी लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करे, चाहे वो अलग से ही क्यों ना रह रही हो, सेपरेटली ही क्यों ना रह रही हो, तो वो मेंटेनेंस मिलने का उसका राइट होता है। अब वो अलग अगर रह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के वो अलग रह रही हो, कुछ रीजंस होने चाहिए, जैसे कि उसका हस्बैंड गिल्टी हो डेजर्शन का, या फिर क्रूअल्टी कर रहा हो वाइफ के साथ, या फिर किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, लेपर्सी से सफ़र कर रहा हो, या फिर उसकी कोई और वाइफ लिविंग हो, या उसने अपने घर के अंदर कॉन्क्यूबाइन रख रखी हो सेम हाउस के अंदर। ठीक है, या फिर वो अपने धर्म परिवर्तन कर लेता है, सीज टू भी हिंदू हो जाता है, तो फिर वहाँ पे या फिर कोई और रीज़न जो जस्टिफाई कर सकती है वाइफ, उस कारण से अगर वो अलग रह रही है तो उसका ये राइट बनता है कि जो उसका हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वो राइट बनता है। जो ऐसी डिजर्शन वाला भी जो रीज़न है, भाई वो बिना किसी रीज़न के ही डिजर्ट होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना आप जाके अलग रहोगे। ठीक है, तो अब हमने वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, ये भी आपको समझ आ गया कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद तो अब चाहे मैरिज जो है आपकी वॉइड है, वॉइडेबल है, जो वो तो केस चलेगा तब डिसाइड होता है। तो ये एक केस आया था नीलम मल्होत्रा वर्सेस राजेंद्र मल्होत्रा 1994 के अंदर। उसके अंदर बोलता है कि जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको पेंडेंट लाइट है, यानी कि जब सूट पेंडिंग है उसी के दौरान आपको मेंटेनेंस जो है उसको पे करनी पड़ती है। अब एक्ट में कहीं नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि अब सूट जो है बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आपको पेंडेंट लाइट है उस वुमेन को आपको ये मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हमारा HAMA के अंदर इतनी ही चीज़ें जो हमें देखने लायक है। देन हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 की। तो ये वाला एक्ट भी आपका कब का है, 1956 का। एक आपका HMA जो था हिंदू मैरिज एक्ट, वो 1955 का था। देन आपका जो अभी हमने देखा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी कि HAMA, वो भी कौन से ईयर का है, 1956 का। एंड देन जो आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, ये भी कब का है, 1956 का ही है। तो अब ये एक तरीके से माइनॉरिटी की मतलब मेजॉरिटी की एज बताने की यहाँ पे कोशिश की गई, और फिर किस तरीके से गार्डियनशिप होती है ये बताने की कोशिश की गई। तो इसके पीछे यही है कि गार्डियनशिप कैसे होगी। जैसे पहले जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट था 1875 को, उसके अंदर 2 मेजॉरिटी की एज थी, 18 ईयर्स थी। और बाकी अगर जैसे कि अगर किसी को कोई जैसे देखभाल करने के लिए दे दिया जाता था किसी बच्चे को, तो उसकी 21 साल पे एज रखी गई थी। तो उन सबको फिर हमने ख़त्म करके इस एक्ट के थ्रू अब हमारी जो एक कॉमन एज कर दी है मेजॉरिटी की 18 ईयर्स। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर अभी हमें 3 क्लासेस देखने को मिलेंगे गार्डियंस के भी, नेचुरल गार्डियंस, टेस्टेमेंट्री गार्डियंस, और ऐसे गार्डियंस जो कि गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट के थ्रू। ठीक है, अब ये जो एक्ट है हमारा कौन से ईयर के अंदर आया, 1956 के अंदर। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी इस एक्ट को, 25 अगस्त 1956 को। तो हिंदू माइनॉरिटी इन गार्डियनशिप एक्ट 1956 एनफोर्समेंट में 25 अगस्त 1956 से आया। तो इसके सप्लीमेंट्री कौन कौन से एक्ट है, मतलब कि किसके सप्लीमेंट्री है, जैसा कि हमने देखा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट इसके साथ चलता है, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट इसके साथ चलता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट चलता है जो हमने 1955 वाला देखा, और CPC इसके साथ चलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं। तो सेक्शन 6 के अंदर इस एक्ट के जो हमारा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, इसके सेक्शन 6 के अंदर बता रखा है कि नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गार्डियन से आपको भी वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं। तो एक जो हिंदू माइनर है उसके जो नेचुरल गार्डियन होंगे, उनके पास उस माइनर के रिगार्डिंग, उस माइनर इन पर्सन के रिगार्डिंग और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग उसके पास राइट होंगे। ठीक है, तो अगर एक बॉय है या फिर एक अनमैरिड गर्ल है, तो जो उसके फादर हैं वो उसके नेचुरल गार्डियन माने जाते हैं, और फादर के बाद जो उनकी मदर होती है वो उनकी
नेचुरल गार्डियन मानी जाती है। लेकिन जो बच्चा होगा 5 साल तक की उम्र तक के लिए जो उसकी कस्टडी है वो उसकी मदर के पास ही रहेगी। गार्डियन चाहे उसके फादर हैं फर्स्ट गार्डियन, लेकिन जो कस्टडी है वो 5 साल की उम्र तक मदर के पास रहेगी। और अगर मान लो कि अगर कोई इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो जो उसके गार्डियन है वो मदर मानी जाती है, नेचुरल गार्डियन। एंड अगर मदर नहीं है तो फिर उसके फादर माने जाते हैं। और अगर मान लो किसी गर्ल की मैरिज हो गई तो जो उसके हस्बैंड है वो उसके गार्डियन माने जाते हैं। ठीक है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नेचुरल गार्डियन नहीं रहेगा अगर वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने धर्म को बदल लेता है, यानी कि हिंदू रिलीजन का नहीं रहा या फिर उसने रेनाउंस कर लिया मतलब दुनिया को, तो फिर वो गार्डियन नहीं रहेगा, नेचुरल गार्डियन भी नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति यती हो गया, सन्यासी हो गया, इस तरीके से हो गया, तो फिर वो नहीं रहता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल गार्डियन के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेचुरल गार्डियन है वो उस माइनर की पर्सन के लिए तो है ही जिम्मेदार, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको एलिनिएट भी कर सकता है। लेकिन उसको जो एलिनिएट है ना वो तभी करेगा जब वो इन द बेनिफिट ऑफ दैट माइनर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। ठीक है। देन पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो पावर्स ऑफ अगर नेचुरल गार्डियन देखें, जो अगर और डिटेल के अंदर देखें तो वो सेक्शन 8 के अंदर हमें बता रखी है। सेक्शन 8 के अंदर इसी एक्ट के हमें बता रखा है कि पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन क्या होंगी। तो सबसे पहले अगर नेचुरल गार्डियन की हम पावर देखें तो जो भी उस बच्चे के रिलेटेड जितने भी नेसेसरी और रीजनेबल और प्रॉपर एक्ट हैं जो कि उसके बेनिफिट के लिए हैं वो सभी ये नेचुरल गार्डियन उसके करते हैं। ठीक है। देन जो नेचुरल गार्डियंस है वो विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब उनको कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अगर कोई उस माइनर की मॉर्टगेज करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्टगेज करनी है, कोई चार्ज करना है, सेल करनी है, गिफ्ट एक्सचेंज, कोई भी चीज़ करनी है इमोरल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है नेचुरल गार्डियन को। इसी तरीके से कोई लीज़ करना है किसी पार्ट को, किसी प्रॉपर्टी की जो कि उस बच्चे की है, 5 साल से ऊपर का भी लीज़ करना है, तो वहाँ पर भी कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल गार्डियंस के लिए हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। सॉरी, मैंने बोला कि कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत है इन चीज़ों को करने के लिए। किसके लिए? मॉर्टगेज करने के लिए, लीज़ करने के लिए। यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। मैंने आपको बोला ना कि कोर्ट की नहीं लेनी है, वो कोर्ट की परमिशन लेनी है। मैंने उल्टा बोल दिया गलती से, कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो कोर्ट ना ध्यान रखता है जब कोर्ट के पास जाते हैं इस तरीके से, तो कोर्ट ये देखता है कि भाई ये जो सेल या मॉर्टगेज की जा रही है नेचुरल गार्डियन के द्वारा, तो ये माइनर के एडवांटेज के लिए, मतलब माइनर के बेनिफिट के लिए, तभी कोर्ट जो है परमिशन देता है। अदरवाइज कोर्ट इन चीज़ों के लिए परमिशन नहीं देता नेचुरल गार्डियन को। ठीक है। देन दूसरे जो गार्डियन होते हैं वो कौन थे? टेस्टेमेंट्री गार्डियन। कौन से? टेस्टेमेंट्री गार्डियंस होते हैं और उनकी कुछ पावर्स होती हैं। तो टेस्टेमेंट्री गार्डियंस कौन से होते हैं? जो कि विल के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो जो नेचुरल गार्डियन होते हैं ना वो विल के थ्रू किसी को अगर अपॉइंट कर देते हैं कि ये हमारे बच्चों का गार्डियन होगा विल के थ्रू, मतलब आफ्टर देयर डेथ, क्योंकि विल तो उसके बाद ही एक्शन के अंदर आती है, एनफोर्समेंट के अंदर आती है, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? टेस्टेमेंट्री गार्डियन कहलाते हैं। और फिर वो माइनर के बिहाफ पे एज अ गार्डियन एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 9 के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता रखी है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो जॉइंट फैमिली होती है ना, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए कोई भी टेस्टेमेंट्री गार्डियन नहीं बन सकता किसी बच्चे के लिए। ठीक है। तो अनडिवाइडेड शेयर है अगर जैसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके लिए आप अब फादर बोलते हैं कि मैं अपना एक टेस्टेमेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर देता हूँ अपने बच्चे के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती उसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। तो ये सारे राइट्स वही हो गए जो हमने देखे कि भाई फादर के नेचुरल एंड अडॉप्टिव, मदर के नेचुरल एंड अडॉप्टिव, जो ये सारे राइट्स हो गए। अब कौन किस व्यक्ति को हम एज अ गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं? जैसे कोर्ट को अपॉइंट करना है या विल के थ्रू आपको अपॉइंट करना, तो किसी भी व्यक्ति को आप एज अ गार्डियन अपॉइंट कर सकते हो। बस ये आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति माइनर नहीं होना चाहिए। तो माइनर को आप एज अ गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी को गार्डियन अपॉइंट कर सकते हो। तो अब जो टेस्टेमेंट्री गार्डियंस होते हैं इनकी भी एक तरीके से सेम ही राइट्स होते हैं जैसे हमने नेचुरल के देखे थे, वही कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, सेल वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान रखनी होती है। और अब टेस्टेमेंट्री गार्डियन है भाई, विल के थ्रू अपॉइंट हुए, तो इनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो कुछ ग्राउंड है जिनके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये जो उनकी पोजीशन है उसका अब्यूज़ करते हैं, ट्रस्ट का अब्यूज़ करते हैं, या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कॉन्टीन्यूसली फेल हो जाते हैं, या इनकेपेबल रहते हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या इल ट्रीटमेंट करते हैं, या प्रॉपर केयर नहीं लेते अवार्ड के रिगार्डिंग, जो अवार्ड है उसके रिगार्डिंग, या फिर इस एक्ट को कॉन्टीन्यूसली डिसरिगार्ड करते हैं, फॉलो नहीं करते, या उनको कोई कन्विक्शन हो जाती है। ठीक है।
और कोई अपना एडवर्स इंटरेस्ट आ जाता है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो माइनर की प्रॉपर्टी है, या फिर वो लोकल लिमिट से बाहर चले जाते हैं, जो भी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ से, या फिर उस व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी हो जाती है, तो फिर वो टेस्टेमेंट्री गार्डियन नहीं रहता। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे वो जो कोर्ट है उसको एज अ टेस्टेमेंट्री गार्डियन हटा सकता है। सेक्शन 39 के अंदर दे रखा है गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट के अंदर हमें ये चीज़। तो अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें गार्डियन की, तो एक तरीके से फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है एक माइनर मतलब जो बच्चा है और जो गार्डियन है उनके बीच में। तो अगर कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो वहाँ पे गार्डियन जो होता है वो पर्सनली लाइबल हो जाता है, और कोई भी गार्डियन जो है वो रेम्यूनरेशन के लिए अलाउड नहीं होगा, इंटाइटल नहीं होगा, अनटिल कि भाई विल के अंदर ये बात नेचुरल गार्डियन ने लिख दी हो, अदरवाइज़ उनको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। या फिर भाई गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर अगर इस तरीके का कोई प्रोविज़न है उसके हिसाब से मिल जाएगी, अदरवाइज़ उनको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। और अगर कोई भी पिक्यूनरी एडवांटेज हुई है जो कि माइनर के स्टेट में से हो रही है, तो वो माइनर के लिए होल्ड करके रखेगा गार्डियन, उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा गार्डियन का ये राइट भी होता है कि जैसे मान लो कि कोई अगर लिटिगेशन है माइनर के बिहाफ पे, तो वहाँ पे फिर वो रिप्रेजेंट कर सकता है उस माइनर को, जैसे नेक्स्ट फ्रेंड बन के माइनर का वो लिटिगेशन कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है एज ए नेक्स्ट फ्रेंड। और अब उसको ये राइट दे रहे हो कि वो लिटिगेशन कर सकता है, तो यहाँ पे फिर जैसे सूट के अंदर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आर्बिट्रेशन करना है, तो ये सब भी वो कर सकता है माइनर के बिहाफ पे, लेकिन वो माइनर के एडवांटेजेस पोजीशन के अंदर ही करेगा ये सब चीज़ें, मतलब उनके उसके एडवांटेज के लिए करेगा ये सब चीज़ें अगर करेगा तो। ठीक है। और ये सारे उसके एक तरीके से राइट्स हो जाते हैं। देन अगर रिमूव करना है तो कुछ ग्राउंड्स हमने देखे ही थी, अगर गार्डियन को जिस बेसिस पे रिमूव करना है। इसके अलावा जैसे मान लो कि वो हिंदू धर्म से परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन कर लेता है, तो भी उसको आप एज अ गार्डियन रिमूव कर सकते हो। और अगर मान लो कि वो कम्प्लीटली एंड फाइनली वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है, छोड़ देता है दुनिया को एक तरीके से, तो फिर वहाँ पे भी उस व्यक्ति को हम रिमूव कर सकते हैं एज अ गार्डियन। तो ये हो गए हमारे मेन पॉइंट्स जो हमने इस एक्ट के अंदर देखनी थी। देन हमारा अगला एक्ट आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ये भी 1956 का है। तो आपके 3 एक्ट जो हैं वो 1956 के हैं। एक जो आपका HMA है ये 1955 का एक्ट है। इसके अलावा तीनों एक्ट जो हमने पढ़े वो 1956 के हैं, तो आपको ईजिली याद रहेगा। अब एक हिंदू सोसाइटी के अंदर जनरली देखा जाता है कि जो फैमिली होती है जॉइंट होती है, अनडिवाइडेड फैमिली होती है, प्रॉपर्टी भी जैसे इसी तरीके से ली जाती है, सारी चीज़ें इसी तरीके से होती है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट ला के ये कोशिश की गई थी कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि भाई जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैसे वो आगे जाएं, किसके पास जाएं, किस तरीके से जाएं, कैसे शेयर मिले। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्ट लाए। तो फाइनली जो हमारा 1956 का एक्ट है, इसके थ्रू हमें काफ़ी हेल्प हुई। एक इंडियन सक्सेशन एक्ट आया 1925 का, उसके थ्रू भी हमारी हेल्प हुई। एंड देन जो ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, इसके अंदर 2005 के अंदर एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट आई थी, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो वुमेंस होती है यानी गर्ल्स जो होती हैं एक फैमिली के अंदर, उनको भी को पार्टनर बना लिया गया कि जो राइट सन्स का होगा वही राइट गर्ल्स का भी होगा, उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए जो मेन सेक्शन ऐड हुआ था वो था सेक्शन 6, जो इस एक्ट के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ऐड हुआ था वो सेक्शन 6 ऐड हुआ था। तो इसके अंदर ये बोला गया था कि जो फीमेल्स होंगी जो कि जैसे कि मिताक्षरा लो अगर आप देखते हो, मिताक्षरा दया भागा दो होते हैं, मिताक्षरा जो कि पूरे इंडिया पे होता है और दया भागा वेस्ट बंगाल और असम के अंदर होता है। तो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से पहले क्या होता था कि जो फीमेल्स होती थी उनको को पार्टनर नहीं माना जाता था, दया भागा में तो माना जाता था, लेकिन सेक्शन 6 के एडिशन के बाद अब चाहे मिताक्षरा हो चाहे दया भागा हो, फीमेल्स को भी को पार्टनर माना जाता है। तो ये माना जाता है कि बाय बर्थ वो को पार्टनर बन जाती हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कि उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है, जो सक्सेशन के थ्रू उनको आगे मिलेगी। और जो भी एक सन के राइट होंगे वो सेम राइट्स उस वुमेन के भी होंगे, गर्ल के भी होंगे, ठीक है, डॉटर के भी होंगे जिसको आप बोल सकते हो। और अब आप उनको राइट दे रहे हो तो फिर उनकी लायबिलिटी भी सेम हो जाएगी जो कि एक सन की लायबिलिटी होती है। तो सेम लायबिलिटीज़ होंगी, सेम राइट्स होंगे, और बाय बर्थ वो भी को पार्टनर बन जाएंगी उस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद अगर मान लो कि कोई हिंदू अगर इस एक्ट के कमेंट्स होने के बाद यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के कमेंट्स होने के बाद अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो मिताक्षरा लॉ के हिसाब से गवर्न होता है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व हो जाएगी, चाहे टेस्टामेंट्री हो या इंटरस्टेट सक्सेशन से जैसे भी हो रही है। इस एक्ट के हिसाब से सर्वाइवरशिप के हिसाब से नहीं होगी, इस एक्ट के हिसाब से होगी। और वो कैसे होगी, वो कैसे उसका पार्टीशन होगा, तो इसके अंदर जो डॉटर होगी जैसे कि उस व्यक्ति की, उसको भी पूरा शेयर मिलेगा जैसे कि एक सन को मिलता है, जो बात अभी हमने देखी थी। इसके अलावा जो प्री डिजीज सन है, जैसे ए अगर एक व्यक्ति है उसका एक सन बी है और उसके आगे जो बच्चे हैं
तो बी अगर मान लो बीच में मर गया तो ए का प्री डिजीज सन कौन हो गया, बी हो गया, क्योंकि बी की डेथ हो गई। तो जो शेयर ऑफ प्री डिजीज सन है या प्री डिजीज डॉटर है वो उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन ऐसे ही होगा जैसे कि वो व्यक्ति अभी जिंदा हो, और जितना उसका पार्ट है, जैसे बी का जो पार्ट था जो प्री डिजीज सन था या प्री डिजीज डॉटर थी, वो उसके आगे बच्चों के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो डॉटर हो चाहे उसकी सन हो, उनको मिल जाएगा, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो मतलब कुछ भी हो आगे जो है प्री डिजीज सन का सन हो, तो जितना हिस्सा बनता है वो पार्टीशन की तरह ही होके, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, उन दोनों को इक्वली मिल जाएगा। और जब ये हमारा कमेंसमेंट हुआ एक एक्ट 2005 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद, इसके बाद कोई भी कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता कोई भी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन या फिर ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड सन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम दिस फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। तो अगर कोई भी इस तरीके से डेट ड्यू है तो उसके लिए कोर्ट किसी के भी अगेंस्ट प्रोसीड नहीं करेगा, ये बोलते हुए कि इसकी पायस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात आप ज़रूर याद रखना कि ये जो बातें हैं ना जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई डॉटर को मिलता है, ये सब चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें ना कोई भी अगर पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो उसके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी, वहाँ पे वही पहले वाली बातें चलती रहेंगी, ठीक है। देन एक हमारा सेक्शन 14 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अगर कोई हिंदू फीमेल जो है इंटेस्टेट मर जाती है, यानी कि बिना विल के मर जाती है, तो अब जो कि एक फ़ीमेल हिंदू है उसकी जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि फ़ीमेल हिंदू के द्वारा पजेस की गई है, जो कि उसके पोजेशन के अंदर है, चाहे उसने इस एक्ट को कमेंस होने से पहले यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उससे पहले एक्वायर की हो या फिर इसके बाद की हो, तो उसके अंदर वो उसकी फुल ऑनर ही मानी जाएगी, ठीक है, लिमिटेड ऑनर नहीं मानी जाएगी, फुल ऑनर मानी जाएगी उस प्रॉपर्टी की। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ हुआ है, दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरीके की आ जाएगी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी वो जो एक्वायर कर रही है किस तरीके से एक्वायर कर सकती है, वो जो फीमेल हिंदू है किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकती है, इनहेरिटेंस से, डिवाइस से, पार्टीशन से, लीव ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस के बदले उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो ये सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। और यहाँ पे उसके पास सेक्शन 14 के अंदर ये राइट रहेगा कि जैसे कि उसने वो प्रॉपर्टी खुद ही एक्वायर की हो, ठीक है। और जैसे ये बोल रहा है कि जब इसका सबसेक्शन 2 है सेक्शन 14 का कि भाई जो सबसेक्शन 1 वाली बात है वो अप्लाई नहीं होगी अगर कोई प्रॉपर्टी जो है बाय वे ऑफ गिफ्ट एक्वायर की है या विल के अंडर एक्वायर की है, किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्वायर किया है, जैसे डिक्री के अंदर एक्वायर की है, अगर उसके अंदर कोई प्रेस्क्राइब रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इस तरीके की भाई रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, हम टीपीए के अंदर भी पढ़ते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई प्रेस्क्राइब रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो फिर सबसेक्शन 1 वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे मान लो जैसे हम बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 1 के अंदर कि भाई वो एब्सोल्यूट ऑनर होगी, एब्सोल्यूट ऑनर होगी मतलब सारे राइट्स होंगे उसके पास, तो लेकिन जैसे अब ये सबसेक्शन 2 के अंदर हमने देखा कि हमने प्रेस्क्राइब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। जैसे एग्जाम्पल आ जाता है कि भूरा वर्सेस काशीराम का केस है, जिसके अंदर उसने क्या किया था, जो सरबजीत थी उसको सिर्फ जो प्रॉपर्टी थी एक लिमिटेड पीरियड के लिए दी थी, तो यहाँ पे वो जो है एब्सोल्यूट ऑनर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वो प्रॉपर्टी दी थी उसके अंदर क्या किया था, हमने एक प्रिस्क्राइब्ड रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो अगर आप प्रिस्क्राइब रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो फिर वहाँ पे सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो टेस्टेटर है यानी कि जो प्रॉपर्टी अपनी दे रहा है उसकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। तो कोर्ट भी जब अपनी डिक्री देता है इस चीज़ को चेक करता है कि जिस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी दी थी उसकी इंटेंशन क्या थी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी वुमेन को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, अलॉट होती है, जैसे कि अगर मान लो वो विडो है तो मेंटेनेंस के बदले उसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, इन ल्यू ऑफ वो दी जा रही है, तो वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर, वहाँ पे वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगी, ठीक है। देन हम सेक्शन 15 को देखें तो जो जनरल रूल ऑफ सक्सेशन के बारे में बात करता है, अगर कोई फीमेल हिंदू है उसके जो जनरल रूल ऑफ सक्सेशन है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रॉपर्टी है एक फीमेल हिंदू की जो कि इंटेस्टेट डाई कर रही है तो वो किसको डिवॉल्व हो जाएगी, जो रूल्स हमें सेक्शन 16 के अंदर दे रखे हैं उसके हिसाब से वो डिवॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जब वो डिवॉल्व होगी, देखो डिवॉल्व और ट्रांसफर एक ही मतलब होता है। डिवॉल्व जब आप जो आपके विल के थ्रू या इंटेस्टेट इस तरीके से आगे जा रही है तब हम वर्ड डिवॉल्व कर लेते हैं, और जब हम किसी को बेचते हैं इस तरीके से करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से अगर कोई फीमेल हिंदू मर जाती है तो
अगर इंटेस्टेट मर जाती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होती है, सेक्शन 15 के अंदर हमें बता रखा है। सबसे पहले वो किसको मिलती है, उसके सन्स को, डॉटर्स को और हस्बैंड को मिलती है, जो आप बोल सकते हो कि भाई सबसे पहले इनको मिलेगी। अगर ये नहीं होंगे तो फिर जो हस्बैंड के हेयर्स हैं उनको मिलेगी। अगर हस्बैंड के हेयर्स भी नहीं है तो फिर जो मदर एंड फादर है वो उनके पास चली जाएगी। वो भी नहीं है तो जो फादर के हेयर्स हैं उनके पास चली जाएगी। और अगर वो भी नहीं है तो फिर लास्ट में जो मदर के हेयर्स हैं उनके पास चली जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी अगर एक हिंदू फीमेल इंटेस्टेड डाई हो जाती है तो। ठीक है जी। देन हम देखते हैं कि अगर जैसे एक जॉइंट हिंदू फैमिली होती है तो उसके अंदर जो कर्ता होता है, जैसे हमें पता है कि कर्ता कौन होता है, जो कि मेन मेंबर होता है हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर, जो कि नॉर्मली कौन होता है, सीनियर मेल मेंबर होता है। जो सबसे मेन सीनियर मेल मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से फादर होते हैं वो। फिर फादर अगर नहीं रहते तो फिर नेक्स्ट जो सीनियर मेल मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोल देते हैं। तो कर्ता जो एक तरीके से मैनेजर हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली के, जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो इसकी जो पोजीशन होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन होती है एक जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर। अब ये कुछ जनरल पावर्स हैं जो कि एक इसके पास होती हैं, किसके पास, कर्ता के पास होती हैं। तो क्या क्या मेन पावर्स होती हैं कर्ता के पास। तो सबसे पहले कि जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, जो भी पूरी फैमिली का करना है, वो सारा उसके रिगार्डिंग जो पावर है वो सारी कर्ता के पास होती है। देन फैमिली के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी पावर होती है कर्ता के पास। ठीक है। कोई डेट्स के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके रिगार्डिंग पावर होती है। कोई एलिनिएशन यानी कि सेल, परचेज, एक्सचेंज, ये सब फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर करना है तो उसकी पावर होती है। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी सूट के अंदर, कोई भी इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना है फैमिली की बेनिफिट के लिए तो उसकी पावर होती है इसके पास। कोई मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना है उसकी पावर होती है कर्ता के पास। ठीक है। किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज करना, यानी कि कोई डेट जो है जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रति ड्यू होता है और उसको अगर डिस्चार्ज करना है तो उसकी पावर है इसके पास। उसको छोड़ना है तो उसकी पावर है। देन किसी के ऊपर कोई सूट करना है तो उसकी पावर है कर्ता के पास। किसी डेट को एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई मैंने तुम्हारा डेट देना है तो ये पावर है कर्ता के पास। देन जो भी फैमिली बिजनेस है उसको मेनली मैनेज करने की जो पावर है वो कर्ता के पास होती है। तो ये सारी तरीके की पावर्स कर्ता के पास होती है, ये सारी चीज़ें कर्ता कर सकता है। देन हमारे सामने बात आती है पार्टीशन की। अब जैसे हिंदू जॉइंट फैमिली है या हिंदू फैमिली है तो उसके अंदर पार्टीशन होगा, जो क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे पार्टीशन क्यों करना पड़ता है कि भाई जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या जा रहे हैं कि हमें सेपरेट ऑनर्स बनाया जाए, हमें अपना अपना पार्ट दे दिया जाए, अब हमें इसको अंदर जॉइंटली इसको एंजॉय नहीं करना। तो इसके लिए फिर वो पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है। कि किस किस तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डिक्लेरेशन के थ्रू कर सकते हो कि भाई हम डिक्लेयर करते हैं कि इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, चाहे बाद में आप अपना अपना हिस्सा लेते रहो, तो ये एक डिक्लेरेशन के थ्रू कर सकते हो। देन पार्टीशन बाय सूट होता है, आपने कोर्ट के अंदर सूट डाला, उसके थ्रू कोर्ट फिर आपको हेल्प करता है कि आपकी प्रॉपर्टी को पार्टीशन करने में। देन पार्टीशन बाय नोटिस होता है कि भाई आप नोटिस देते हो, ये नोटिस ओरल या रिटिन जैसे भी दे सकते हो। भाई एक को पार्टनर जो होता है बाकी सबको नोटिस दे देता है कि मैं जो है अपना हिस्सा अलग चाहता हूँ, फिर उसके थ्रू पार्टीशन हो जाता है। कन्वर्जन हो जाता है कि भाई एक व्यक्ति जो है दूसरे फेथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे उसका और बाकी जो मेंबर्स है उसके बीच में पार्टीशन मान लिया जाता है, उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है। देन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से मैरिज कर लेते हो तो फिर वहाँ पे पार्टीशन मान लिया जाता है कि भाई अब आप फैमिली से अलग हो गए हो, आपने इस एक्ट को यूज़ करते हुए शादी की यानी कि दूसरे धर्म में किया, तो फिर वहाँ पे पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन बाय एग्रीमेंट होता है कि भाई आप लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और उस हिसाब से आपने पार्टीशन कर लिया। अब आपने अभी एग्रीमेंट कर लिया, बाद में फिर आप अपना मीट्स एंड बाउंड के अंदर, मतलब कि पूरे हर जो भी आपको जितना हिस्सा चाहिए वो आप बाद में पार्टीशन करते रहना। पार्टीशन बाय एग्रीमेंट इस तरीके से भी होता है कि भाई आप आर्बिट्रेटर के पास चले गए, आर्बिट्रेटर ने आपकी हेल्प कर दी जॉइंट फैमिली को और डिवाइड करने के अंदर। देन फादर भी पार्टीशन कर देते हैं, जब फादर अलाइव होते हैं तो अपने बच्चों के बीच में किसको कितना हिस्सा मिलेगा उस हिसाब से पार्टीशन कर देते हैं। और एक जो बहुत कॉमन भी होता है पार्टीशन बाय विल, कि भाई एक व्यक्ति लिख देता है अपनी विल कि इसको इतना हिस्सा मिलेगा, तो वो पार्टीशन बाय विल हो जाता है। तो इन सब तरीके से पार्टीशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज़ हो रहा है, को पार्सनरी। को पार्सनरी, इसका मतलब क्या होता है भाई, हिंदू सक्सेशन एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो को पार्सनरी का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि 3 जनरेशन तक की जो पीढ़ी होती है उसको हम को पार्सनर मानते हैं। जैसे ए का बेटा बी, बी का बेटा सी, ये को पार्सनर होते हैं। और ये जो को पार्सनर होते हैं ये पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अब ये हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2005 का अमेंडमेंट किया तो यहाँ सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी इंक्लूड हो गए। तो चाहे सन हो चाहे डॉटर हो, 3 जनरेशन तक के यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि वो को पार्सनर होते हैं और वो पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉटर्स भी इंटाइटल्ड होती है यहाँ पे पार्टीशन करने के लिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेल है या फीमेल है, सभी जो है यहाँ पे को पार्सनर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है स्त्रीधन। स्त्रीधन हमें समझना ज़रूरी है कि स्त्रीधन क्या होता है। देखो नाम से भी पता चल रहा है, स्त्री मतलब वुमेन और धन मतलब कि प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन एक तरीके से आप एटिमोलॉजिकली बोल सकते हो कि जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग है, ठीक है। बाकी टेक्निकल मीनिंग में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें अलग अलग बताई गई स्मृतिज़ में, श्रुतिज़ में, मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से, दयाभागा स्कूल के हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो अगर आप स्पेशल फीचर्स देखो जो कि एक स्त्री धन के अंदर होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि भाई अब एक फीमेल जो होती है बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करती है, वेरियस सोर्सेज से एक्वायर करती है, जैसे कि उसको गिफ्ट मिल गया, इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी मिल गई, पार्टीशन में कोई प्रॉपर्टी मिल गई, या उसने अपने लेबर या स्किल्स को यूज़ करते हुए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती हैं, इनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो है वो स्त्रीधन मानी जाती हैं, कुछ जो है स्त्रीधन नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अगर हम देखें, जैसे मान लो कि उसके रिलेटिव से उसको कोई गिफ्ट मिला या बिक्वेस्ट हुई कोई प्रॉपर्टी, तो वो क्या स्त्रीधन के अंदर आ जाएगी? तो येस, दैट विल बी इंक्लूडेड इन स्त्रीधन अकॉर्डिंग टू ऑल स्कूल। चाहे आप मिताक्षरा देख लो, चाहे दयाभागा देख लो, उसके हिसाब से वो उसकी स्त्रीधन मानी जाती है। अगर मान लो कोई गिफ्ट या बिक्वेस्ट कोई होती है उसको किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है, तो क्या वो इंक्लूड हो जाएगी? यस, तो वो भी आपका स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। देन अगर कोई शेयर ऑन पार्टीशन मिलता है, क्या शेयर ऑन पार्टीशन मिलता है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन स्त्रीधन, ठीक है, वो स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। देन अगर उसको मेंटेनेंस के बदले कोई प्रॉपर्टी मिलती है, देन दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू स्त्रीधन, ठीक है, सभी स्कूल्स के हिसाब से। और अगर कोई इनहेरिटेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी अगर वो एक्वायर करती है, देन दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू हर स्त्रीधन, ठीक है, वो फीमेल के स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। अगर मान लो कोई मैकेनिकल आर्ट्स को यूज़ करके मतलब अपने वो कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, तो फिर वो स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी सभी स्कूल के हिसाब से। अगर कोई प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज़ करके इंक्लूड की जाती है, ठीक है, जैसे फैमिली अरेंजमेंट्स हो गए या किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, तो वहाँ पे वो भी स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। देन प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय एडवर्स पोजीशन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हर स्त्रीधन। प्रॉपर्टी परचेज विद स्त्रीधन, जैसे स्त्रीधन से ही कोई स्त्रीधन खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो तो स्त्रीधन फिर माना ही जाएगा। एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, की किसी और सोर्सेज से उसने अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो फिर वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाएगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, कि इस चीज़ को हमें स्त्रीधन के अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक हो गई। एंड देन हमारा एक चीज़ आती है कि जो ये हमारी सक्सेशन वाली बात होती है, इसके अंदर कि कुछ लोगों को हमने डिसक्वालीफाई कर रखा है कि ये जो है हेयर नहीं बनेंगे, इनको आगे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो पहले ये चीज़ होती थी कि भाई जो विडोज़ होती थी, अगर वो रीमैरी कर लेती थी, तो उनको जो है इनहेरिटेंस नहीं मिलता था, वो रिमूव मतलब माना नहीं जाता था, जो सेक्शन 23, 24 इसके अंदर ये बात बोली गई थी। लेकिन फिर सेक्शन 24 के अंदर बोली गई थी, लेकिन फिर इसको 2005 के अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया था। अब कौन कौन है जो कि डिस्क्वालीफाइड रहते हैं? अगर आप मान लो कोई मर्डर कर देते हो, तो आप सक्सेशन से मतलब कि एज अ हेयर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अब आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आप किसी और धर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। ये हमें बता रखा है 25-26 सेक्शन के अंदर। अब अगर मान लो कि एक व्यक्ति जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो सेक्शन 27 क्या बोलता है उसके बारे में? कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डिवोल्व हो गई, जैसे कि उसकी डेथ हो गई हो एज अ इंटेस्टेट, इस तरीके से मान लिया जाएगा। और अगर मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो वो ये जो चीज़ें हैं ये किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगी फॉर बीइंग अ हेयर, लीगल हेयर वो अभी भी रहेगा ही, उसको अपना हिस्सा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। ये मेन चीज़ें हैं, अगर आप एग्जाम टाइम पे भी इनको रिवाइज कर लोगे, जनरली भी देखोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हिंदू लॉ समझ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आगे हमने डिटेल में समझे हुए, उनके लिए आप सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हो तो 7531000390 के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।